जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। थर्ड आई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम सर एक बार फिर से आपके लिए क्लास ऑनलाइन लेकर आ रहा हूं। रेगुलर बेसिस पर रोज़ क्लासेस पढ़े करेंगे आपकी और रोज़ आप अपना पढ़ाई नियमित रूप से कर सकेंगे दोस्तों। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, इतने दिनों से वीडियो नहीं पढ़ रही थी तो मैं कहीं गया नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता। मेरे साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। मेरा कैमरा जिससे वीडियो शूट होता था वो ख़राब हो रखा है, तो अभी मैं कुछ अल्टरनेट ऑप्शन करके मैं आपके पास आया हूं। अच्छा, मैं आज आपके लिए मेंसुरेशन लेकर आया हूं दोस्तों। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। इसके शाब्दिक अर्थ से क्या समझते हैं हम? क्षेत्रमिति, जरा ध्यान दीजिएगा। क्षेत्र मतलब एरिया, मिति मतलब आकृति। जब हम किसी क्षेत्र की आकृति का अध्ययन करते हैं तो उसे क्षेत्रमिति बोलते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसे दो भागों में बांट दिया गया, 2D और 3D। 2D और 3D। 2D यानी 2 डायमेंशन, 3D यानी 3 डायमेंशन, यानी 2 आयामी आकृति, 3 आयामी आकृति। ठीक, मिति मतलब हो गया आकृति, मिति मतलब हो गया आकृति, यानी 2D फिगर और 3D फिगर पढ़ेंगे, जिसमें 2 आयामी आकृति होता है और 3 आयामी आकृति होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं कि ये दोनों एक ही हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है मेरे दोस्त। मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, 2D और 3D में ज़्यादा अंतर नहीं है। बच्चे क्या करते हैं ना, इसको अलग अलग पढ़ने लगते हैं। पढ़ना है अलग अलग, लेकिन फार्मूला अलग अलग हमें याद नहीं करना है। मेरी बात को बहुत गौर फरमाइएगा। 2D में मैं ले लेता हूं जैसे स्क्वायर, ठीक, मैं ले लेता हूं रेक्टेंगल यानी आयत, ठीक, मैं ले लेता हूं वृत्त यानी सर्कल, यानी मैं इसको यहां पर लिखता हूं स्क्वायर, हिंदी में इसे लिख देता हूं वर्ग, यहां लिखता हूं रेक्टेंगल, हिंदी में इसे लिख देता हूं आयत। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं वृत्त की। किसकी बात करता हूं? वृत्त, यानी वृत्त को कहते हैं सर्कल। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उसके लिए भी मैं लिख दे रहा हूं। अब 2D और 3D में क्या फर्क है, जरा ध्यान दीजिएगा। सेम चित्र मैं यहां बना रहा हूं 2D का 3D में ही। जैसे वर्ग है, मैं वर्ग ही बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, वर्ग था तो मैंने वर्ग ही बनाया, सेम फिगर। आयत है, मैं आयत ही बना रहा हूं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। वृत्त है तो मैं वृत्त ही बना रहा हूं, ठीक है ना। ये सेम 2D 3D। तो फिर सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हाइट का है मेरे दोस्त। किसका है? हाइट का। जैसे मैं अब देखो, मैं बना रहा हूं ये आकृति, देखिए ये 3D फिगर बनकर तैयार हो गया, ठीक, ये 3D फिगर बनकर तैयार हो गया। अब मैं बात करूं वृत्त की, तो वृत्त में भी अगर मैं हाइट दे दूं, देखिए ये बनकर तैयार हो गया 3D फिगर। तो क्या फर्क है सर, क्या फर्क है ये मैं देखता हूं। जैसे स्क्वायर है, यहां पर इसकी भुजा A और A हो गई, यहां पर इसकी भुजा L और B हो गई, यहां पर एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जब एक किनारे जाते हैं, सेंटर बिंदु केंद्र बिंदु से जब एक किनारे जाते हैं तो जो यहां पर बनता है वो R होता है। क्या होता है? R होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई, तो बस सेम चीज में यहां पर भी देखो जरा, ये आपका A है, A है, एक हाइट दे दिया गया वो भी A, यानी सभी भुजाएं समान हैं। वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं 3D फिगर के। इसको बोला जाता है घन। क्या बोला जाता है दोस्त? घन, यानी क्यूब। इसको बोला जाता है घनाभ, घनाभ यानी क्यूबॉइड। इसको बोला जाता है बेलन, बेलन यानी सिलेंडर। क्या बोला जाता है? सिलेंडर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर A और A, यहां पर A 3 टाइम्स, यहां पर L और B, यहां पर भी आपका L और B है। इसको हाइट दे दिया गया है बस। यहां पर रेडियस है, यहां पर भी रेडियस है, इस रेडियस को खींचकर हाइट दे दिया गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूं, जैसे हम लोग घर में जन्माष्टमी मनाते हैं, ठीक है दोस्त। तो जन्माष्टमी मनाते हैं तो एक कागज की बर्फी आती है, या फिर एक चमकीला टाइप का कुछ चमकने वाला एक आता है, जिसको हम ऐसे खोलते हैं तो फूल जाता है। और कागज की बर्फी देख लो, इतनी पतली पतली होती है, जब इसको खोलते हैं तो इतना बड़ा होकर ऐसे लटकने लगता है। तो वो क्या होता है? ऐसे तो पतला रहता है 2D फिगर की तरह, जब खोलते हैं तो हाइट मिलती है। जैसे किसी चीज की हाइट मिलती है उसको 3D मिल जाता है, ठीक। मैं अगर बोल दूं कि 3D आकृति जो होती है उसका बेस, उसका आधार जो होता है वो 2D आकृति पर होता है, यानी वर्ग से घन बनता है, आयत से घनाभ बनता है, वृत्त से बेलन बनता है, यानी स्क्वायर से क्यूब बनता है, रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनता है, सर्कल से सिलेंडर बनता है। अच्छा देखो जरा, यहां पर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, यहां पर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, और यहां पर हम बात करते हैं आयत की। यहां पर किसकी बात करते हैं हम लोग? आयत की बात करते हैं। कट रहा है क्या उधर? नहीं कट नहीं रहा है, थोड़ा सा आप
हाँ ठीक। यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी, क्षेत्रफल की, और वहाँ यहाँ पर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, और यहाँ पर हम बात करते हैं आयत की। मेरे दोस्तों क्षेत्रफल जैसे इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल है a गुणे a, ठीक, यानी भुजा गुणे भुजा। इसका क्षेत्रफल है l गुणे b, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर, जहाँ पे पाई का मान होता है दोस्तों 22/7, या फिर दशमलव में बोले तो 3.14। 3.14 ये पाई की वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्षेत्रफल हुआ। और अगर हम आयत में आते हैं, किस में आते हैं, आयत में आते हैं, तो सेम क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई का गुणा कर दें तो आयत हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई का गुणा कर दें तो यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आयत हो जाएगा। तो जब हम क्षेत्रफल जान गए हैं a गुणे a, और यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है वह इसकी भुजा के बराबर ही है, यानी इस आकृति का, घन का जो ऊंचाई है वह भुजा के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं h बराबर a। तो जब हम इसके आयतन की बात करते हैं, ठीक, आयतन की बात करते हैं इसके, ये हो जाता है क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा, यानी a गुणे a। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आयत हो गया, आयतन हो गया किसका, घन का। फिर मैं अगर बात करूं घनाभ की, तो घनाभ आयत पे बना हुआ है। आयत का क्षेत्रफल है l गुणे b, इसको मिल गया ऊंचाई, यानी हम कह सकते हैं l गुणे b गुणे h। ये हो गया घनाभ का आयतन। अब मैं बात करूं बेलन की, तो बेलन किस पर बना हुआ है, वृत्त पर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर। तो जब हम पाई r स्क्वायर को ऊंचाई दे दी है मेरे भाई, तो हमारा क्या हो गया, बेलन। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो मेरी बात को फिर से रिपीट करता हूं, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, यह क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति, मिति यानी आकृति। तो यह आकृति कैसे पढ़ते हैं हम लोग, 2D आकृति और 3D, यानी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, यानी हम कह सकते हैं 2 आयामी आकृति और 3 आयामी आकृति। तो 2 आयामी आकृति क्या होता है, जिसको हम छू सकें। 2 आयामी आकृति क्या होता है दोस्त, जिसको हम छू सकें, जैसे वर्ग, आयत, वृत्त। मैं बात करूं पन्ने की, कॉपी हम देखते हैं, कॉपी पर लड़ते हैं, तो उस पन्ने को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो 3D आकृति होती है उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसके अंदर जगह होता है। कमरे में हम किसी जगह को छू नहीं सकते हैं। मैं बात करूं कमरा है मेरा, ठीक, कमरे में हम जाएं तो दीवार पर अगर मुझे पेंट करना है तो मैं कह सकता हूं कि दीवार पर पेंट करना है, तो हम उसको टच करके कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं हवा में टच पेंट करो, तो कमरे में हवा में हम पेंट नहीं कर सकते हैं। तो जो जगह होता है ना, उसको आयतन बोलते हैं, और जहां पर हम टच कर सकते हैं उसे क्षेत्रफल कहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं 2D की। 2D मतलब जिसे हम छू सकें, टच कर सकें, वह 2D होता है। 3D मतलब जिसे हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर इतनी जगह है, ठीक है। तो बात करते हैं 2D में वर्ग की। वर्ग यानी स्क्वायर। तो स्क्वायर में भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, यानी a गुणे a। और 2D में क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी a गुणे a हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल। फिर बात करते हैं आयत की। आयत में एक भुजा लंबी होती है, एक भुजा चौड़ी होती है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया l इंटू बी। फिर मैं बात कर रहा हूं वृत्त। वृत्त यानी दोस्त सर्कल। सर्कल में केंद्र बिंदु से किनारे तक जाने पर r होता है, इसे बोलते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, त्रिज्या हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। पाई का मान क्या है, 22/7, या फिर दशमलव में 3.14। अब इसी फिगर से हम पढ़ेंगे 3D। 3D क्या है, 2D को जब हम हाइट दे देते हैं, जैसे मैं बोलूं कि कोई चीज है, मैं उसको पकड़कर खींच दूं। जैसे मेरे हाथ पर एक वर्ग पड़ा हुआ है, वर्ग को पकड़कर जब मैं खींचा तो उसको एक ऊंचाई मिल गई। देखो जरा, इसी को मैंने बनाया और इसको पकड़कर खींच दिया, तो इससे क्या मिली, ऊंचाई। और यह ऊंचाई क्या है, इस भुजा के बराबर, h बराबर a। अब बात करते हैं क्षेत्रफल का ऊंचाई में गुणा करते हैं तो क्या आता है, आयतन आता है। क्षेत्रफल का ऊंचाई में गुणा करते हैं तो क्या आता है, आयतन आता है। और क्षेत्रफल क्या है, a गुणे a, और यहाँ पर ऊंचाई क्या है, a। तो यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा, a गुणे a गुणे a, a गुणे a गुणे a। ये किसका आयतन हुआ, घन का। घन यानी इंग्लिश में क्यूब। मैं बात करूं अगर आयत से क्या बना, आयत से बना घनाभ। घनाभ यानी क्यूबॉइड, ठीक। तो यहाँ पर तो था l गुणे b, यहाँ पर भी है lb, बस इसको ऊंचाई मिली। ऊंचाई क्या है, h। तो यहाँ पर आयतन क्या हो गया, l गुणे b गुणे h। क्यों, क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर दिए। क्षेत्रफल में जब ऊंचाई का गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, आयतन आएगा। मैं फिर बात करूं बेलन, किसकी बात करूं, बेलन की बात करूं, तो बेलन में हमारा किस पर बना है, वृत्त पर। वृत्त क्या है, पाई r स्क्वायर। तो जब बेलन को बनाना हुआ तो मैंने वृत्त को ऐसे खींच दिया, तो जरा देखो, वृत्त को ऐसे खींचा तो यहाँ पर क्या मिली, ऊंचाई मिली, तो पाई r स्क्वायर h। क्या आया, पाई r स्क्वायर h। तो ये 2D और 3D में सिमिलरिटीज है। तो मैं बस आपको ये एक छोटी सी बात बताया कि 2D और 3D में ज्यादा फर्क नहीं है मेरे भाई, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, 2D और 3D में ज्यादा फर्क नहीं है, बस सेम चीज है। बस 2D फिगर को जब हाइट दे देते हैं
तो वह क्या हो जाता है, 3D फिगर हो जाता है। अब हम टॉपिक वाइज चलेंगे, 2D पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 3D पढ़ेंगे दोस्तों। इसको अपने कॉपी पेन में नोट करिए। मैं वीडियो 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ। तो दोस्तों आपने 2D और 3D फिगर में सिमिलरिटी तो देख ही लिया होगा। अब हम आते हैं कि 2D फिगर में जो आकृति होगी, 2D फिगर में जो आकृति होगी वह क्या होगी। ठीक है, जैसे मैं बात करूं त्रिभुज, चतुर्भुज, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर त्रिभुज, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं चतुर्भुज, और मैं लिख दे रहा हूं बहुभुज। तो बात को समझिएगा, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाली आकृति, 3 साइड्स वाली फिगर्स। चतुर्भुज यानी 4 साइड वाली फिगर। बहुभुज पॉलीगन यानी ढेर सारी भुजाओं वाली आकृति। तो ये हम किस में पढ़ते हैं दोस्तों, 2D में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, 2D में। तो अभी सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई, त्रिभुज पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। और इसमें भी प्रकार होता है, यानी त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे एक तो होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है द्विसमबाहु त्रिभुज, और एक होता है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में भी एक भाग होता है द्विसमबाहु समकोण त्रिभुज। द्विसमबाहु समकोण त्रिभुज। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ त्रिभुज के प्रकार। अच्छा, त्रिभुज के आंतरिक तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बच्चों के सामने एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर आ जाता है बेटा कि सर भुजाओं के बनी आकृति का आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालें हम, आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालें हम। मैं अगर आपसे बोलूं ये हमारा एक एंगल है, तो यहाँ पर कोई आंतरिक कोण तो बन नहीं रहा है। एक बंद आकृति जो होती है वहां पर आंतरिक कोण बनेगा। तो अगर मैं इसको एक ऐसे खींच देता हूँ, एक भुजा, तो एक भुजा खींचता हूं तो ये कोण और ये कोण और ये कोण मिलाकर कितना हो जाता है, 180 डिग्री। यानी मैं आपको याद करने के पर्पज से बता रहा हूं कि प्रारंभ में जब ये 2 भुजाएं थीं तो इन 2 भुजाओं से कोई बंद आकृति नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से यह 180 डिग्री का कोण नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने ये तीसरी भुजा खींची है, तीसरी भुजा ड्रॉ की है, तो उससे यह 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैं बच्चों से एक बात कहता हूं कि बच्चों आप लोग अपने मेमोरी में याद करने के लिए कि चाहे जितनी भुजाओं की आकृति दे दे, जैसे यहाँ पर 3 भुजाओं की आकृति है तो 2 भुजाओं को नलिफाई कर दो, नल एंड नलिफाई। 2 भुजाओं का कोई मान ही नहीं है। और तीसरी भुजा को क्या मान लो दोस्त, 180 डिग्री मान लो। ठीक, अब 4 भुजाएं हैं तो यहाँ पर ये 2 भुजाएं काट दो। तो अगर इसका मान 180 डिग्री, इसका मान 180 डिग्री, तो मिला करके कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। मैं अगर बात करूं पंचभुज की, मैं अगर बात करूं दोस्तों कितने की, पंचभुज की, तो 1 2 3 4 5 कोण, पांचों कोणों का भुजाओं का आंतरिक कोणों का योग कितना है। तो पहले तो आप एक काम करो, 2 भुजाओं को काट दो। तो अब इसका भी 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री। तो 180 180 180 18 3 54 यानी 540 डिग्री, यानी इसके आंतरिक कोणों का योग 540 डिग्री आ गया। मैं और भी बात करूं, अगर हेक्सागन की बात करूं, देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। अब इनके आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोण यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इन कोणों का योग क्या होगा। तो इन कोणों का योग निकालने के लिए पहले दोस्तों फिर मैंने बोला कि 2 भुजाओं को काट दो, कैंसिल कर दो। अब कितने बचे, 1 2 3 4, कितने बचे, 4। और मैंने बताया है कि एक भुजा का मान कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर 4 भुजाओं के मान निकालने के लिए 180 डिग्री का क्या कर देंगे, 18 चौक 72, यानी हमारा आंसर आ गया 720 डिग्री। यानी जब भी हमें बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालना हो तो उस भुजा में से 2 भुजाओं को नल नलिफाई कर देंगे, उसको लेंगे ही नहीं। उसके बाद जितनी भुजाएं बचेंगी उसमें 180 डिग्री का गुणा कर देंगे। जैसे 4 भुजाएं थी तो 2 भुजा को मैंने हटा दिया और जो 2 भुजा बची है 180 180 जोड़ दिया। 5 भुजाएं हैं, 2 भुजा हटा दिया, 1 2 3 भुजा बचा तो 18 गुणे 3 यानी 18 3 54 540 डिग्री। 6 भुजाएं हैं तो 2 भुजाएं हटा दिया, बची कितनी, 4 भुजा, तो 4 गुणे 180, 18 चौक 72, 720 डिग्री आ गया। अब बच्चों की बात आएगी कि सर अगर 22 भुजाओं वाली आकृति दे दे, कितनी भुजाओं वाली, 22 भुजाओं वाली, तो बेटा 2 भुजा इसमें से हटा दो तो कितनी भुजा बचेगी, 20 भुजा। और एक भुजा का मान कितना बताया मैंने, 180 डिग्री। तो 20 भुजा में 180 डिग्री का गुणा करोगे जब, तो 18 दूना 36, 1020 यानी 3600 डिग्री का कोण बनेगा।
किसमें? 22 भुजाओं वाली बंद आकृति में। तो चाहे जितनी भुजाएं दे दे, 98 भुजा दे दे, तो 98 भुजा दे दे तो 2 भुजा घटा दोगे तो कितना बचेगा? 96 भुजा। एक भुजा का मान 180 डिग्री, तो 96 साइड्स यानी 96 भुजाओं की आकृति के लिए 96 गुणे 180 कर दोगे और आपका क्या आ जाएगा दोस्त? आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें 2D में पढ़ना क्या है, त्रिभुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है, बहुभुज पढ़ना है। ठीक है, त्रिभुज में 2D में त्रिभुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है और बहुभुज पढ़ना है। त्रिभुज में कितनी आकृति होती है? 3 आकृति होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। पहले हम जान लेते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो 180 डिग्री। अच्छा, ये 180 डिग्री आया कहाँ से? मैं बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये 180 डिग्री आया था यहाँ से कि 2 भुजाओं से कुछ नहीं बन रहा था, तीसरी भुजा खींचा तब 180 डिग्री आया, यानी इस एक भुजा का मान 180 डिग्री है, प्रारंभ की 2 भुजाओं का कोई मान ही नहीं है। फिर ऐसे हम बताते चले गए चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग, षष्ठभुज के आंतरिक कोणों का योग यानी हेक्सागन, पेंटागन के क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, इन सब के आंतरिक कोणों का, इंटरनल एंगल का सम कितना होगा। ठीक। अच्छा, एक बात और है कि बाह्य कोणों का, ठीक, बहुभुज के बाह्य कोणों का यानी एक्सटर्नल एंगल का, एक्सटर्नल एंगल का कोण हमेशा 360 डिग्री होता है दोस्त। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? जो ये बाहर खींचा जाएगा भुजा, यानी ये कोण और ये कोण। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ ये और ये, तो जो बाहर ये एंगल बन रहा है इसका सम कितना होगा? अब जैसे मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर दूं आगे, तो जो भी बाहर एंगल खींचे जा रहे हैं, यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये आगे ऐसे बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर जो बाहरी एंगल बन रहे हैं, बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश वाले सुन लें और वो लिख देंगे अपने से। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है सदैव, चाहे जितनी भुजाएं दी हों। 1000 भुजाएं दी हैं, पूछ देगा एक्सटर्नल एंगल का सम बताइए, बाह्य कोणों का योग बताइए, सदैव आप 360 डिग्री लिखोगे। और आंतरिक कोणों का योग पूछेगा बहुभुज में, यानी इंटरनल एंगल का सम पूछेगा, तो आप प्रारंभ की 2 भुजाओं को हटा देंगे, जितनी भुजाएं बचेंगी उसमें 180 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट था कि कैसे हम निकालें कि बातें आंतरिक कोणों का योग कैसे होगा और बाह्य कोणों का योग कैसे होगा। ध्यान से समझकर इस पूरे टॉपिक को नोट करिए। फिर अभी हम त्रिभुज पर आएंगे, फिर चतुर्भुज पढ़ेंगे, फिर बहुभुज पढ़ेंगे। नोट करिए दोस्तों। तो दोस्तों हम आते हैं अब 2D फिगर के त्रिभुज पर। किस पर आते हैं? त्रिभुज। मैं लिख लेता हूँ ट्रायंगल। सभी लोग बात को ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ट्राई एंगल 3 कोणों वाली आकृति, त्रिभुज 3 भुजाओं वाली आकृति। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे बना दिया ट्रायंगल, 3 भुजाओं वाली आकृति। और मैं सबसे पहले क्या बताया था आपको कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको देख करके ही वीडियो ये बात याद हो जाए। अच्छा, फिर इसमें अलग अलग 3 भुजाएं होती हैं, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। इस त्रिभुज की बात करूँ। अच्छा, त्रिभुज में भी इसके प्रकार होते हैं, त्रिभुज के प्रकार होते हैं। ठीक, जैसे मैं पहले की अगर बात करूँ, मैं लिख देता हूँ विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक, स्केलेन ट्रायंगल क्या बोलते हैं इसको? स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। और दूसरा टॉपिक मैं दे रहा हूं आपको विषम बाहु त्रिभुज के बाद। पहले मैं विषम बाहु त्रिभुज को एक्सप्लेन कर देता हूं। विषम बाहु त्रिभुज में मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसका नाम दे दिया A, B और C। इसमें ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है और ये भुजा अलग है। जहां पर तीनों भुजाएं असमान होती हैं, विषम, विषम मतलब समान न होना, बाहु मतलब भुजाएं। जहां पर भुजाएं समान नहीं होती हैं उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि इसका नाम x है, इसका नाम y है और इसका नाम z है, भुजाओं का नाम। ठीक, अब यहाँ पर भी बात आती है परिमाप की। किसकी बात आती है? परिमाप की। और परिमाप क्या बताया मैंने? सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग है तो जोड़ देते हैं। भुजाओं, भुजा का योग मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। जो भी भुजा x y z लिखा है तो x प्लस वाई प्लस जेड, ए बी सी लिखा है तो ए प्लस बी प्लस सी। तो ये दिमाग में रखिएगा कि परिमाप हमेशा किसी भी चीज़ का किनारों का जोड़ होता है, भुजाओं का जोड़ होता है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों क्षेत्रफल पे। कहाँ आते हैं मेरे भाई? क्षेत्रफल पर आते हैं। क्षेत्रफल क्या होती है? सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब, यानी किसी भी भुजा पर, जैसे मेरा भुजा BC है, भुजा Z है, इस पर हम शीर्ष A से यानी वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए अपोजिट साइड पर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो अपोजिट पे
90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये यहाँ पर निकल कर आता है एच, एच यानी ऊंचाई। ठीक, तो अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा, जिस पर लंब पड़ा होता है, जिस पर परपेंडिकुलर पड़ा होता है, उसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार यानी बेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। और जो लंब डाला गया है उसे ऊंचाई कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइट। अच्छा दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखिएगा बात, ट्रायंगल में नीचे वाला आधार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ए को मान करके लंब खींचा है, अगर मैं बी को मान लूँ शीर्ष और इससे इस पर लंब खींच दूं, तो उस वक्त ये ऊंचाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और फिर जब मैं इससे यहाँ पर खींच के ऐसे मान के चलूं, तो ये ऊंचाई हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यानी त्रिभुज में आधार फिक्स नहीं है क्षेत्रफल निकालने के लिए। हमें एक बात का ध्यान देना होगा कि किस भुजा पर लंब डाला गया है। जिस भुजा पर लंब डाला जाएगा, जिस भुजा पर परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, उसे आधार या बेस मानेंगे। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल निकल कर आया मेरे दोस्त, वह आया आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। यानी आधार और ऊंचाई का गुणा करो और आधा कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। कई जगहों पर इसे ऐसे भी लिखा जाता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा दोस्तों हो गया परिमाप और ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। ये किसका? विषम बाहु त्रिभुज का। अब मैं बात करता हूं आपका दूसरा समबाहु त्रिभुज। किसका? समबाहु त्रिभुज। दोस्त, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, यानी सिमिलर साइड्स वाली फिगर्स को, आकृति को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC और इसका नाम दे दिया ABC भुजाओं का। अब यहां पर जरा देखिए, ये जो चीज लिखी है, क्या वह समबाहु त्रिभुज के हिसाब से सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया समबाहु, समान भुजाओं वाली आकृति। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा दोस्त? ए, और ये भी क्या होगा दोस्त? ए। यानी ये सभी भुजाएं आपस में समान होंगी, तभी यह हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। अच्छा, यहां पर भी बात आती है मेरे दोस्त किसका? परिमाप। और परिमाप तो आप जानते हो, भुजाओं का योग। जो भुजाएं होंगी उनको हम जोड़ देंगे। तो ए है तो a प्लस ए, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 3a, यानी भुजाओं का 3 गुना, भुजाओं का 3 गुना। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल की। किसकी बात आती है? क्षेत्रफल की बात आती है। तो जो हमारा क्षेत्रफल होता है किसका? समबाहु त्रिभुज का, ये कैसे निकाला जाता है ये भी हम बता सकते हैं दोस्त, लेकिन उसको आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर वीडियो लंबी होगी, आप बोर होगे। आपको ये रटना ही पड़ेगा, आप इसको याद कर लेना। बल्कि कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा मतलब साइड्स, कड़ी में 3/4 साइड स्क्वायर, जो भी साइड दिया होगा, क्योंकि साइड सब समान है तो कोई भी साइड ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, विषमबाहु स्केलन समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना हो, तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा कड़ी में 3/4 भुजा। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्त, यहाँ पर ये जो सम्मुख शीर्ष से यानी अपोजिट वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, यानी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब डाली जाएगी, वह हमारी क्या होगी मेरे दोस्त? ऊंचाई होगी। अच्छा, यहाँ पर सभी ऊंचाई समान होगी, यहाँ पर ऊंचाई अलग अलग है। क्यों? जब सभी भुजाएं अलग अलग हैं तो ऊंचाई भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हम ऊंचाई नहीं निकालते, लेकिन यहाँ पर जब सभी भुजाएं समान है तो ऊंचाई भी समान होता है। यानी यहाँ से अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ तो ये ऊंचाई, यहाँ से अगर कुछ डाल रहा हूँ तो ये ऊंचाई, सभी ऊंचाई समान है। तो यहाँ से हमारे पास एक और बात निकल कर आती है कि समबाहु त्रिभुज का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऊंचाई क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होगा। तो यहाँ पर बात आती है, सेम चीज़ है, ज़्यादा रटिएगा नहीं। कड़ी में 3 और बटे 4 है तो इसको बटे 2 कर दीजिए, स्क्वायर था तो भुजा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? भुजा कर दीजिए। यानी ये हमारा समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या आ गया? ऊंचाई आ गया। कितना? कड़ी में 3/2 भुजा, कड़ी में 3/2 भुजा। तो ध्यान रखिएगा, हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल में हमने विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा, परिमाप पढ़ा, क्षेत्रफल पढ़ा। परिमाप होता है भुजाओं का योग, क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। मैंने आपसे बताया कि आधार फिक्स नहीं होता है, ऊंचाई के हिसाब से आधार होता है। जिस भुजा पर लंब डाली जाती है वह आधार होता है। अगर इस भुजा पर लंब डाली गई तो आधार ये, इस भुजा पर लंब डाली गई तो आधार ये। तो हमारा आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 या फिर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कह सकते हैं। फिर दूसरा हम आए समबाहु त्रिभुज पर, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ए है तो सब ए हो गया,
परिमाप हमारा हो गया 3a, क्षेत्रफल हमें मालूम है कड़ी में 3/4, भुजा का स्क्वायर। फिर मैंने ऊंचाई की बात किया, ऊंचाई यानी हाइट। हाइट क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स, सम्मुख शीर्ष से अपोजिट साइड सम्मुख भुजा पर डाला गया परपेंडिकुलर यानी डाला गया लंब क्या कहलाता है? हाइट कहलाती है, ऊंचाई कहलाता है। तो यह ऊंचाई हमारा हो गया कड़ी में 3/2, भुजा कड़ी में 3/2, साइड। ठीक है, तो आप जरा इसको विषम बाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 तो ठीक है, लेकिन अगर हमें आधार और ऊंचाई नहीं दिया है तब कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, आधार और ऊंचाई हमें नहीं दिया है तब कैसे निकालेंगे? तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो परिमाप होता है, ठीक, परिमाप वह होता है भुजाओं का योग यानी x + y + z, या फिर मैं यहाँ पर a b c ले रहा हूँ, a b c, क्योंकि लोगों को a b c की आदत हो चुकी है, सभी बुक्स में यही दे रखा है, तो x y z करूँगा तो आप कंफ्यूज होंगे। तो परिमाप हो गया क्या दोस्तों? a + b + c, ये हमारा क्या हुआ? परिमाप। अब बात कर रहा हूँ मैं अर्ध परिमाप की। किसकी बात कर रहा हूँ? अर्ध परिमाप की। तो ये हो जाएगा a + b + c बटे 2, और इसको डिनोट करते हैं s से। किसे डिनोट करते हैं? s से, यानी a + b + c, a + b + c s बटे a + b + c बटे 2 बराबर क्या हो गया? s। ये हमारा क्या हुआ? अर्ध परिमाप। तो अब हमारा जो क्षेत्रफल निकालना है यानी एरिया निकालना है वह कड़ी के अंदर, किसके अंदर? कड़ी के अंदर s - a, s - b, s - c, ये होगा। अब बात आती है कि s क्या है सर? S मैंने अभी बताया अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, और परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग, यानी भुजाओं को जोड़कर अगर हम आधा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप, यानी a + b + c बटे 2 बराबर s। अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या हुआ? s - a, s - b, s - c, यानी अर्ध परिमाप में से एक भुजा घटाएंगे, अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटाएंगे, अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा करेंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा ध्यानपूर्वक कि अगर हमें आधार और ऊंचाई न दिया हो तब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे? तब हमारा क्षेत्रफल s - a, s - b, s - c होता है। अच्छा, एक बात और है, भुजाएं नहीं दिया होता है तो भी हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं मीडियन के थ्रू, मध्यिका के थ्रू। तो हम इतना अंदर नहीं जा रहे हैं, अभी हम बेसिक लेके चल रहे हैं बस। तो क्षेत्रफल विषम बाहु त्रिभुज का 2 तरीके से निकलता है, ऊंचाई गुणे आधार बटे 2, और दूसरा हमारा जब भुजा दिया हो तो परिमाप निकाल कर उसको आधा कर देंगे, और जब अर्ध परिमाप आएगा उसे s से लिखते हैं, और क्षेत्रफल हो जाएगा s - a, s - b, s - c। अभी टॉपिक पूरा हुआ, इसको नोट करिए, फिर आगे आते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगला है द्विसमबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, द्विसमबाहु या फिर हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। दो समान भुजाओं वाली आकृति, समद्विबाहु, समान दो भुजाओं वाली आकृति को कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे मैं इस आकृति को बनाऊं दोस्तों, तो मैं यहाँ पर नाम दे दिया A, B, C कैपिटल, और ये भुजा समान हो गई, यानी मैं कह लूँ ये AA और ये हमारा क्या हो गया? B हो गया। जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, यानी कि हमारी दो भुजाएं समान है तो द्विसम बाहु त्रिभुज। यहाँ पर भी सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब, यानी अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर ऊंचाई होता है, इसको हम हाइट से डिनोट करते हैं, और जिस पर डाला गया होता है वह आधार होता है। वह क्या होता है दोस्तों? आधार। ठीक, यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ परिमाप की, मैं बात करूँ आपके परिमाप की, तो परिमाप क्या होगा? भुजाओं का योगफल। वो तो एकदम रट लो आप, ये भुजा का योग, ये हमारा क्या हो गया? परिमाप हो गया। और मैं अगर बात करूँ क्षेत्रफल की, मैं किसकी बात करूं? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल है ऊंचाई गुणे आधार और उसका आधा, यानी मैं यहां लिख सकता हूं ऊंचाई गुणे आधार बटे 2, ऊंचाई गुणे आधार बटे 2। तो परिमाप क्या हो गया दोस्तों? भुजाओं का योग। क्षेत्रफल क्या हो गया? ऊंचाई गुणे आधार बटे 2, किसमें? द्विसम बाहु त्रिभुज में। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो देखना बड़ा जरूरी है। त्रिभुज में हमारे, मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में अगर ये कोण इस कोण के समान है, यानी ये एंगल इस एंगल के समान है, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा और इस एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होगी। जैसे मैं बोलूं, अगर ये हमारा 30 डिग्री है और ये भी हमारा 30 डिग्री है, तो अगर ये भुजा हमें 6 सेंटीमीटर दे दिया तो यह भुजा भी हमारी 6 सेंटीमीटर ही होगी।
यानी कि आप इस बात को समझिए कि जब हमारे त्रिभुज में कोई दो कोण समान होते हैं तो उन दो कोणों के सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। तो यहाँ पर जरा देखिए, जब ये भुजा समान हो गई तो ये वाला कोण इस वाले कोण के एंगल के समान होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल रही है कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होंगी तो दोनों के सामने के कोण भी, एंगल भी समान होंगे। अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल समान हैं तो सामने के कोण भी समान होंगे। और ऐसी आकृति में मेरे दोस्त, अगर सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये वाली हाइट इस वाले साइड को बराबर बराबर बांटती है, बराबर बराबर बांटती है। यानी मैं अगर बोलूं ये टोटल 8 सेंटीमीटर है तो ये बट के 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस बात को समझिएगा कि द्विसम बाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या बात होती है कि ये हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जब परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, तो यह हाइट इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 2 समान भागों में बांटेगी। अगर ये टोटल 8 है तो ये 4 और यह 4 हो जाएगा। मेरे दोस्त, मेरी बात को समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझिएगा ध्यान से और इस प्रॉपर्टी पे ध्यान रखिएगा। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होंगी तो दोनों कोण भी आमने सामने के समान होंगे, और जब दो कोण समान होगा तो आमने सामने की भुजा भी समान होगी। तो परिमाप हो गया भुजाओं का योग, क्षेत्रफल हो गया ऊंचाई गुणे आधार बटे 2, किसका? द्विसमबाहु त्रिभुज का। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। पहले हम वीडियो पॉज करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। तो दोस्तों अब हम आते हैं, अगला है हमारा समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जरा ध्यान दीजिएगा, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। मैं नाम दे देता हूँ ABC, मैं नाम दे देता हूँ ABC। अब 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। और जो नीचे होता है वह होता है आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और ये हमारा होता है लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा दोस्तों, मैं फिर बता दूं, मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आधार और लंब सेट नहीं होता है। ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम थीटा कहाँ ले रहे हैं, थीटा इसे ले रहे हैं या इसे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम इस टॉपिक में मेंसुरेशन में हम हमेशा आधार नीचे मानकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा आधार कहाँ हो गया, नीचे हो गया। और ये जो ऐसे परपेंडिकुलर है, इस पे ऐसे खड़ी है 90 डिग्री बनाकर, वो हमारा लंब हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड हो गई वो हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो यहाँ पर भी बेटा देखना जरा, परिमाप यानी पैरामीटर हमारा क्या हो जाएगा, भुजाओं का योग यानी लंब प्लस कर्ण प्लस आधार, लिख लीजिएगा। बात आती है क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणे लंब बटे 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लंब है वही हमारी क्या है, ऊंचाई है। तो आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने ये ले लिया कि क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे लंब बटे 2। अच्छा, यहाँ पर हमारा एक पाइथागोरस प्रमेय बनता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब हमें कर्ण निकालना होता है तो यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, और जब स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड में कड़ी लग जाती है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण सदैव 90 डिग्री का होता है, इतना ध्यान रखिएगा इस बात का। अब इसी के आगे हम आ जाते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों, जिसकी दो भुजाएं समान हों। सॉरी, गेट बंद करो आराम से। देखिए जरा, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समान भी हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा
और इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। अच्छा, या तो ये लंब होगा या तो ये लंब होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्या ये नहीं रहा हूं कि या तो ये लंब होगा या तो ये जान दीजिएगा कि ये लंब है तो ये आधार होगा, चूंकि बराबर है किसमें, समद्विबाहु में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लंब बराबर आधार, लंब बराबर क्या हो गया दोस्तों, आधार हो गया। जैसे यहाँ पर लंब है, यहाँ पर आधार है और दोनों बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूँ ना लंब बराबर आधार, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल की, मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल हमारा क्या है, आधार गुणे लंब बटे 2, आधार गुणे लंब बटे 2। तो मैं लिख लेता हूँ आधार गुणे लंब, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि लंब बराबर क्या है, आधार। तो मैं यहाँ पर भी आधार ही लिख लेता हूँ कि आधार गुणे आधार बटे 2 लिख सकता हूँ ना दोस्त, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। क्यों, आधार गुणे लंब बटे 2, और यहाँ पर क्या है, लंब और आधार समान है, तो मैं लंब लिखूंगा यानी लंब की जगह फिर आधार लिख ले रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हमारा हो गया दोस्तों आधार का स्क्वायर बटे 2, ये क्या आ गया, क्षेत्रफल किसका, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। तो जब आधार का स्क्वायर हो सकता है तो लंब का भी स्क्वायर हो सकता है, तो यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लंब का स्क्वायर बटे 2। क्यों, क्योंकि जब आधार गुणे आधार लिख सकता हूँ तो लंब गुणे लंब भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आधार गुणे लंब है तो आधार गुणे लंब है, तो लंब को एक बार आधार मान लिए, और आधार गुणे लंब है तो आधार को एक बार लंब मान लिए। तो आधार का स्क्वायर बटे 2, लंब का स्क्वायर बटे 2 किसमें, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में। मेरी बात को गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिए कि आधार का स्क्वायर बटे 2 और लंब का स्क्वायर बटे 2 ये चीजें हैं, तो ये बात आपका यहाँ पर निकल कर आया। अच्छा, दूसरी बात ये है आपका कि जब आपको कर्ण मालूम हो तब कैसे निकालेंगे आप, तो कर्ण मालूम हो तो यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटे 4, कर्ण मालूम हो तो कर्ण का स्क्वायर बटे 4। ऐसा क्यों है सर, यहाँ पर भी निकाल दोस्तों आपने 2D और 3D फिगर में सिमिलरिटी देख लिया क्या होता है। अब हम आते हैं चतुर्भुज आकृति पर, चतुर्भुज आकृति में आते हैं आयत पर, 2D में आयत पर आते हैं। आयत यानी होता है दोस्तों रेक्टेंगल, इंग्लिश वाले बच्चे आयत मतलब होता है रेक्टेंगल इंग्लिश में। अच्छा, जिसमें एक भुजा बड़ी होती है, दूसरी भुजा छोटी होती है। बड़ी भुजा को L से डिनोट करते हैं और छोटी भुजा को B से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाने पर, यहाँ पर भी कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाने पर विकर्ण ही बनता है। क्या बनता है, विकर्ण बनता है, और दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। चारों कोने पर 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, और विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर बांटते हैं। अगर यह विकर्ण 8 सेंटीमीटर का है तो यह भी 8 सेंटीमीटर का होगा। जहाँ काट रहे हैं तो 8 में से ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 4, ये होगा दोस्तों। तो आयत में आते हैं सबसे पहले हम क्षेत्रफल पर, किस पर आते हैं, क्षेत्रफल। फिर बात करेंगे हम परिमाप की, और फिर बात करेंगे हम विकर्ण की। किसकी बात करेंगे दोस्त, विकर्ण की बात करेंगे। तो हमारा जो क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है वह है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जो हमारा परिमाप है वह है चारों भुजाओं का योगफल। तो ये L है तो यह भी L होगा, यह B है तो यह भी B है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और परिमाप चारों भुजाओं का योगफल होता है। तो ये भुजा और ये भुजा जुड़ेगी तो L प्लस L कितना हो जाएगा, 2L, और ये भुजा जुड़ेगी यानी ये साइड ये हो जाएगा 2B, यानी बात निकल कर आती है 2 कोष्टक में L प्लस B। ये क्या आ गया, रेक्टेंगल का पैरामीटर, एरिया पैरामीटर डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, फिर जरा देखो, डायगोनल हमारा, यहाँ से मैं इस फिगर को निकाल ले रहा हूँ, यहाँ से मैं इस फिगर को निकाल ले रहा हूँ, तो ये हमारा हो जा रहा है क्या, ये हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये हमारा हो जाता है कर्ण, ये हमारा हो जाता है लंब, और ये हमारा हो जाता है आधार, और ये हमारा क्या हो जाता है कर्ण। तो हमें क्या निकालना है, विकर्ण। तो विकर्ण निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, किसके अंदर, रूट के अंदर। तो हम कह सकते हैं L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, विकर्ण हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से बात को समझिए कि आयत में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जो बड़ी भुजा होती है उसे लेंथ यानी लंबाई कहते हैं, जो छोटी भुजा होती है उसे ब्रेड्थ यानी चौड़ाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोनों के विकर्ण समान होते हैं। तो ये जरा नोट करिए, फिर आगे हम आते हैं नेक्स्ट। पहले लेता हूं आपका वर्ग, क्या ले लेता हूं दोस्तों, वर्ग। ठीक, वर्ग से मैं पढ़ूंगा दूसरा टॉपिक, यानी वर्ग से कौन सी आकृति बनती है। वर्ग से हमारा क्या बनता है दोस्तों, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर। समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस, रोम्बस।
समचतुर्भुज और वर्ग में ज़्यादा अंतर नहीं है। वर्ग बस सीधी एक आकृति है, समचतुर्भुज वर्ग को ही थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर देते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर ऐसे आकृति बना रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो ये वर्ग था इसी फिगर को मैंने थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दिया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया। तो ये दोनों एक साथ हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए ये अच्छा रहेगा दोस्त, ठीक। वर्ग में आते हैं, वर्ग के जब कोने से कोने को मिलाया जाता है, कोने से कोने को मिलाया जाता है तो वह विकर्ण बनता है, यानी डायगोनल बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। और वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वह 90 डिग्री पर मिलते हैं, 90 डिग्री पे, कितने पे मिलते हैं, यानी चारों जगह 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और वर्ग में चारों कोने पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनता है और इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। यहाँ पर भी हमारी सभी भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, समान होती हैं। और हमारा कोने से कोना यानी कॉर्नर से कॉर्नर जब हम मिलाते हैं, कॉर्नर से कॉर्नर जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर भी ये जो मिलते हैं 90 डिग्री पर ही मिलते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में चारों कोने 90 डिग्री नहीं होते हैं। मैं यहाँ पर एक सिमिलरिटी लेकर चल रहा हूँ आपके पास कि वर्ग क्या है और समचतुर्भुज क्या है। दोनों सेम फिगर हैं, यहाँ पर भी चारों भुजाएं समान हैं, यहाँ पर भी चारों भुजाएं समान हैं। इसके विकर्ण जहाँ पर मिलते हैं वहाँ 90 डिग्री होता है, इसके विकर्ण भी जहाँ मिलते हैं वहाँ 90 डिग्री होता है। इसके चारों कोने 90 डिग्री होते हैं पर इसके चारों कोने 90 डिग्री नहीं होते हैं मेरे दोस्त। अच्छा एक बात और, इसके विकर्ण और इसके विकर्ण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी इसके विकर्ण जो हैं ये एक और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये वाला देखिए लंबा खिंचा हुआ है, ये विकर्ण बड़ा होगा और ये विकर्ण क्या होगा, छोटा होगा मेरे दोस्त। यानी ये डायगोनल जो है बड़ा है और ये डायगोनल क्या है, छोटा है। यानी समचतुर्भुज में डायगोनल बराबर नहीं होते हैं और वर्ग में यानी स्क्वायर में डायगोनल बराबर होते हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं। यहाँ पर भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट तो जरूर करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं। एक बात और, विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। जैसे मैं बोलूँ अगर ये 6 है तो जो ये कटा है तो ये 3 और ये 3, ये 6 है तो ये 3 और ये 3। यहाँ पर भी विकर्ण तो समान नहीं है लेकिन जो ये विकर्ण है इसको जो ये काटा है बराबर बराबर काटेगा। यानी अगर ये 10 होगा तो ये 5 और ये 5, और अगर ये 8 होगा तो ये 4 और ये 4। आशा करता हूँ कि इन दोनों की सिमिलरिटी मैं लिखवा नहीं रहा हूँ दोस्त, बस सुन लो और समझ लो चीज़ें कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है। फिर मैं आता हूँ इसके क्षेत्रफल पे, वर्ग के क्षेत्रफल पर आता हूँ और इसके क्षेत्रफल पर आता हूँ। फिर मैं इसके परिमाप पर आता हूँ और इसके परिमाप पर आता हूँ, ठीक। मैं वर्ग का क्षेत्रफल लेता हूँ तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है मेरे दोस्तों, भुजा गुणे भुजा, यानी a गुणे a। हम यहाँ लिख सकते हैं a का स्क्वायर। ये क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल। अब मैं जब परिमाप की बात करूँ तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजा का योग, यानी a। तो कितना a, 4a। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 4a, या फिर हम लिख सकते हैं 4 भुजा, या फिर हम लिख सकते हैं 4 भुजा। ये क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। मैं आता हूँ समचतुर्भुज पर, तो समचतुर्भुज पर भी मैं ले रहा हूँ क्षेत्रफल और क्या ले रहा हूँ मेरे दोस्तों, पहले परिमाप, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो होता है यहाँ पर, क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बटे आधा। विकर्णों का गुणनफल का आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। विकर्ण यानी ये वाला विकर्ण D1 और ये वाला विकर्ण D2, ये वाला विकर्ण D1 यानी जो ये हिस्सा है वो D1 है और ये हिस्सा जो है वो क्या है, D2 है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ D1 इंटू D2 बटे 2, यानी दोनों विकर्ण जो हैं, जो बीच में से कोने को कोने से मिला के बना है, उसका गुणा कर दें और उसको आधा कर दें तो हमारा समचतुर्भुज यानी रोम्बस का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर मैं आता हूँ परिमाप पर। किस पर आता हूँ मेरे भाई, परिमाप। परिमाप यहाँ पर भी क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। तो जब चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो ए कितनी बार, 4 बार। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 4a, या फिर मैं कह दूँ 4 भुजाओं का योगफल। तो यहाँ से हमारी बातें जो दोस्त निकल कर आई कि वर्ग और समचतुर्भुज अलग अलग नहीं होता है, बस कुछ बातें अलग होती हैं,
बाकी सब कुछ सिमिलर होता है। ठीक, चारों भुजाओं यहाँ पर भी समान, चारों भुजाएं यहाँ पे भी समान, विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। लेकिन यहाँ पर चारों कोने 90 डिग्री के होते हैं और यहाँ पर चारों कोने 90 डिग्री के नहीं होते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विकर्ण बड़ा होता है और एक विकर्ण छोटा होता है। फिर मैंने इसका क्षेत्रफल देखा, इसका क्षेत्रफल देखा, इसका परिमाप देखा, इसका परिमाप देखा। दोस्तों ये हो गया आपका वर्ग और ये हो गया समचतुर्भुज। लेकिन एक बात और है दोस्त, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, जैसे मैं एक और वर्ग बना रहा हूँ, यहाँ पर देखो 90 डिग्री का कोण बना। कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। मैं यहाँ पर एक विकर्ण खींच दिया और मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं ये वाला हिस्सा हटा दे रहा हूं, मैं ये वाला हिस्सा हटा दे रहा हूं, तो ये आपका विकर्ण हुआ। और मैं अगर आपसे पूछूं विकर्ण कितना है, मैं आपसे पूछूं विकर्ण कितना है, तो ये तो मालूम है कि ये भुजाएं बराबर हैं ए और ए। तो विकर्ण यानी पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू जरा जानते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय जब हमारा ये हो गया क्या, 90 डिग्री, ये आधार और ये लंब और ये हमारा कर्ण हो गया, तो हम कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकालते हैं ना। तो हमें जो ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। ठीक है, हमें विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण निकालना है तो इसका वर्ग करके इसका वर्ग करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी हमारी बात यहाँ पर हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या है हमारा? कड़ी के अंदर, कड़ी के अंदर। फिर मैं आगे बात करूं तो ए स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, कितना है स्क्वायर? किसके अंदर? कड़ी के अंदर। तब क्या निकलेगा हमारा? विकर्ण निकलेगा। अच्छा, कड़ी के अंदर कोई चीज़ होती है, कड़ी के अंदर कोई चीज़ होती है जब, तो हम क्या करते हैं उसको, पेयर अगर है तो बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ये ए स्क्वायर जरा देखो कितनी बार है? 2 बार है, तो ए कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ए कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और 2 कड़ी के अंदर रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कड़ी में 2a, कड़ी में 2a। ए क्या है हमारा? भुजा है, साइड है। क्या है हमारा? साइड है। यहाँ पर बात आ गई कड़ी में 2 भुजा, कड़ी में 2 भुजा, और ये हमारा क्या आ गया? विकर्ण आ गया। ये हमारा क्या आ गया? विकर्ण आ गया। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे वर्ग में या तो भुजा है या तो विकर्ण है। तो भुजा तो दिया रहेगा। अच्छा, भुजा दिया रहेगा तो हम क्या निकाल सकते हैं? विकर्ण निकाल सकते हैं। यानी भुजा के साथ सीधे हम कड़ी में 2 लगा दें। जैसे हमें दिया है कि किसी वर्ग की भुजा अगर 6 है तो विकर्ण बताइए, तो हम लिख देंगे कड़ी में 2 6, यानी 6 कड़ी में 2। ठीक है, 6 कड़ी में 2, कुछ भी नहीं करना है, बस अगर हमें भुजा दिया है तो कड़ी के 2 के साथ भुजा रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? विकर्ण आ जाएगा। लेकिन एक बात और है कि अगर हमें विकर्ण मालूम है तब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, अगर हमें क्षेत्रफल तो एक हो गया ये कि जब भुजा मालूम हो, क्षेत्रफल एक और है जब विकर्ण मालूम है। ठीक है, क्या होगा? जब हमें विकर्ण मालूम है तो हम क्या करेंगे? विकर्ण का स्क्वायर करके आधा कर देंगे, विकर्ण का स्क्वायर करके क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि 2 बातें हैं यहाँ पर, मैं समचतुर्भुज को छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर, बस क्षेत्रफल और परिमाप। इससे ज़्यादा परीक्षा में आपको आएगा भी नहीं, आपकी परीक्षाओं में, तो आप इतना तक रहिए पहले। और यहाँ पर अगर आइए आप, तो वर्ग में क्या है? भुजा है, और फिर क्या है? विकर्ण है। और भुजा है तो क्षेत्रफल क्या है? भुजा गुणे भुजा। और विकर्ण है तो क्षेत्रफल क्या है? विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यानी विकर्ण गुणे विकर्ण बटे 2। तो ये आपका हो गया। तो चीज़ों को पूरा समझिए कि वर्ग और समचतुर्भुज में समांतर चीज़ें क्या है और कौन सी चीज़ें समान नहीं हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका परिमाप क्या है, इसका विकर्ण कैसे निकलता है। विकर्ण जो होता है भुजा के साथ कड़ी में 2 लगा देते हैं, और क्षेत्रफल क्या होगा जब विकर्ण मालूम होगा? तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, आप क्वेश्चन नोट करिए दोस्तों। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी ऐसी आकृति में क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ऐसी आकृति में 2 भुजाएं समांतर होती हैं। जैसे ये भुजा एक दूसरे के क्या है? समांतर है। मैं बात करूं, अगर नाम दे देता हूं ए बी सी डी, तो यहाँ पर जो ए बी साइड है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ए बी जो साइड है वो सी डी के क्या है? पैरेलल है। यानी मैं कह सकता हूँ ए बी पैरेलल टू सी डी, और 2 भुजाएं कभी समान नहीं होंगी। यानी ऐसी चतुर्भुज वाली आकृति, यानी ऐसी 4 भुजाओं वाली आकृति जिसमें 2 भुजाएं समांतर हों और 2 असमांतर हों। ठीक, 2 भुजाएं समांतर हों और 2 क्या हों? असमांतर हों। फिर मैं अगर बात करूं, मैं इसमें से एक ऐसे ही किसी
कॉर्नर से एक परपेंडिकुलर खींच दूं, तो इस परपेंडिकुलर को खींचने में ये एच कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी पैरेलल लाइंस जो है उनके बीच का डिस्टेंस, और कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी, ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाकर दूरी होना चाहिए। यहाँ पर भी दोस्तों मैं परिमाप नहीं निकलवा रहा हूँ, पैरामीटर नहीं निकलवा रहा हूँ, क्यों, चारों भुजाओं का योगफल जो दिया रहेगा सबको आप क्या करिएगा, सम कर दीजिएगा। मैं सिर्फ बात करता हूँ यहाँ पर क्षेत्रफल की, किसकी बात करता हूँ मैं आपके लिए, क्षेत्रफल की। तो जो क्षेत्रफल है वह हमारा है समांतर भुजाओं के योगफल गुणे उनके बीच की दूरी का आधा। ठीक, समांतर भुजाओं का योगफल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, लंबवत दूरी हिंदी वालों के लिए, और मैं इंग्लिश में बात करूँ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, लिख लीजिएगा, सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन 2। मैं अगर इसका नाम दे दूं तो जो समांतर भुजाएं हैं वो ए और बी है, और यह हमारा कितना है, एच है। तो यहाँ पर हमारा बात निकल कर आएगा ए प्लस बी गुणे एच अपॉन 2, गुणे एच अपॉन 2। यानी अगर पैरेलल लाइंस को मैं ए और बी मान लूँ, ए और बी मान लूँ, तो इनको ऐड करना होगा यानी ए प्लस बी, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी गुणे एच, और पूरे का क्या हो जाएगा, हाफ। इंग्लिश वालों के लिए फिर बता दूं, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस अपॉन 2, यानी समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत दूरी बटे 2। ये हमारा हो गया ए प्लस बी गुणे एच अपॉन 2। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे हम कल से इसके प्रैक्टिस पर आएंगे, क्योंकि आज मैंने कोई क्वेश्चन आपको नहीं कराया है। आज मैं आपको सिर्फ त्रिभुज के बारे में बताया, चतुर्भुज के बारे में बताया, और त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं वाली आकृति। उन 3 भुजाओं आकृति में मैंने पूरा सभी प्रकार बताए, चतुर्भुज में मैंने सभी प्रकार बताए, वर्ग बताया, आयत बताया, समचतुर्भुज बताया, समलंब चतुर्भुज बताया। तो कल हम इस पर आधारित प्रश्नों को लगाएंगे दोस्तों। मैं आपसे फिर विनती करूंगा, वीडियो पूरा देखा करिए। जो भी बच्चे पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध करिए कि वो पूरा वीडियो देखें और पूरी क्लास को कंप्लीट करें दोस्तों। ठीक है ना, मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा, हमेशा हाजिर हूँ। बस आपकी लगन और मेहनत आपके लिए रंग लाएगी और आपका भविष्य सुधरेगा मेरे दोस्तों। तो आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आज की क्लास जो बच्चे करने जा रहे हैं मैं उनसे फिर ये अनुरोध कर दूँ कि कल ज़रूर क्लास करिएगा, क्योंकि ये सब किया धरा बेकार हो जाएगा, क्योंकि इस पर आधारित मैं प्रश्नों को हल करवाऊँगा दोस्तों। समझ रहे हैं मेरी बात? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।